हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और बिल्कुल आपका साल बहुत अच्छा जाए और आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जाए। और देखो, मैं तो हर बार ये बात बोलूँगा कि 2020 का क्या रहा इसके बारे में अब हमें कुछ नहीं सोचना कि 2020 हमने वैसे गवा दिया, उसमें हमने टाइम वेस्ट कर दिया, वो साल हमारे लिए ख़राब गया, उसको भूल जाओ, वो गया। उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं लेके आ सकते, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। केवल ये कर सकते हो उस 2020 से सीख लेकर 2021 में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि 2021 का एक टारगेट बनाओ। वो टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, आपका प्रोफेसर का भी हो सकता है, आपका जेआरएफ का भी टारगेट हो सकता है। कोई भी टारगेट, अपना एक टारगेट बनाओ और उसको पाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हमारा कोई टारगेट नहीं होता तब तक हम बहुत ही सही ढंग से मेहनत नहीं कर पाते और एक सही ढंग से और सही वे में मेहनत नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमें यदि सक्सेस होना है तो सबसे पहले एक हमारा टारगेट होना चाहिए और फिर उस टारगेट का पूरा एक योजना होनी चाहिए कि हमें इस तरीके से करना है, उसमें ये काम करना है, ये काम करना है। और जब आपका टारगेट होगा तो योजना अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो हमें एक अच्छा टारगेट लेना है हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग और उसे 2021 में पाके रहना है, हर हाल में कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, तो अब हम राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। और अपवाह तंत्र के बारे में मैंने कल पढ़ा दिया था कि अपवाह तंत्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे जो हमने बता दिए थे, जैसे जल संभर क्षेत्र है, जल ग्रसित क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, अपवाह द्रोणी है। इन सभी कीवर्ड के बारे में मैंने बता दिया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब हम जैसे अब अपवाह तंत्र, अपवाह प्रणाली, नदी द्रोणी इन शब्दों का यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, राज्य की नदियों को 15 जल ग्रहण क्षेत्रों, नदी बेसिनों और 58 उप जल ग्रहण क्षेत्रों, उप बेसिनों में विभाजित किया गया। अब यदि आपने मेरी कल वाली क्लास देख ली तो ये जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यहाँ पर आप डायरेक्ट समझ गए होंगे कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, नदी बेसिन क्या होता है। ये आप बिल्कुल तुरंत समझ गए होंगे, आपको ये पूरी लाइन समझ में आ गई होगी। और यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो अब आप सोच रहे होंगे कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, नदी बेसिन क्या होती है। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है अभी तक तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, क्योंकि कीवर्ड बहुत ज़रूरी है अपवाह तंत्र को समझने में। क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट कैसे बनता है, पेपर डिफ़िकल्ट बनने में एक सबसे मेन योगदान होता है, वो होता है लैंग्वेज का। ये क्या करते हैं, जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता जाता है उसमें जो कीवर्ड हैं वो उतने ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में 541 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में, टोटल 541 हैं। उसके बाद बात की जाए, राजस्थान में कुल 237 जल प्रखंड या जोन हैं। इन 237 जोनों में से 140 डार्क जोन है, जहां पानी का स्तर सामान्य स्तर से भी नीचे है। ठीक है, मतलब राजस्थान में कुल टोटल 237 जोन है और इन 237 जोनों में से 140 जोन तो ऐसे हैं जहां पर जो पानी का स्तर है वो सामान्य स्तर से काफ़ी नीचे है। ठीक है, जैसे आप राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से होंगे तो आपकी होता होगा कि जैसे हमारे यहाँ 600 फीट की बोरवेल करवाते हैं तब भी पानी नहीं आता। कुछ इलाके हैं जैसे कोटा, बूंदी, इस साइड की बात की जाए यहाँ पर 200 फीट पर भी पानी हो जाता है। जैसलमेर में जैसे चूरू साइड इनकी बात करें तो यहाँ पर 1200 फीट में भी पानी नहीं होता। ठीक है, तो जहाँ पर पानी एक सामान्य स्तर से काफ़ी नीचे है वो क्या होते हैं, डार्क जोन होते हैं, अंधेरे जोन है। वहाँ पर पानी बिल्कुल अंधेरे में है, वहाँ पर अभी तक पानी की कोई खोज नहीं है, पानी की वहाँ पर उपलब्धता की बिल्कुल कम संभावना है। तो ऐसे जोन कितने हैं, टोटल 140 है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक साथ टेबल में बता रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे हम नदियों को पढ़ेंगे तो उस टाइम जो आएगा वो उस टाइम तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक साथ भी बता दूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, याद करने में थोड़ा सरलता आ जाए।
कि राजस्थान की नदियाँ तथा उनके किनारे स्थित सभ्यताएं। बहुत सारी सभ्यता बनी है राजस्थान में, यदि प्राचीन समय से लेकर चले अब तक बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं। तो वो सभ्यताएं किसी एक निश्चित नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है, तो एक साइड हमने नदी का नाम रखा है, दूसरी साइड हमने उस किनारे पर स्थित सभ्यता का नाम रखा है। जैसे बात की जाए सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी? सिंधु सभ्यता है। बेडच व बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। ठीक है, देखो ये कल्चर में भी पढ़ोगे आप, हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन ये ज्योग्राफिकल तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, निम्नलिखित सभ्यताओं को उनकी नदी से सुमेलित करो। तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, हमें हर तरीके से तैयारी करनी है। तो सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता है, बेडच व बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है, कोठारी नदी के किनारे मध्य पाषाणकालीन संस्कृति है। कौन सी है? मध्य पाषाणकालीन संस्कृति कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे है। उसके बाद बात की जाए यदि कांतली नदी, देखो कांतली नदी के किनारे है ताम्बर युगीन सभ्यता। ताम्बर युगीन सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता, और ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है और ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी के किनारे पीलीबंगा सभ्यता है जो भी हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी के किनारे रंगमहल सभ्यता है, ये भी हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद करना है कि भाई साहब जो घग्गर नदी है ना, इस घग्गर नदी के किनारे 3 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? कालीबंगा है, पीलीबंगा है और रंगमहल है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों सभ्यता कौन से ज़िले में? अलवर, हनुमानगढ़ ज़िले में। कौन से में? हनुमानगढ़ ज़िले में। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता, तीनों के तीनों घग्गर नदी पर हैं और तीनों के तीनों हनुमानगढ़ में। अब बात की जाए बाणगंगा नदी की, तो देखो प्यारे साथियों, बाणगंगा नदी के ऊपर एक सभ्यता है जिसका नाम है बैराट सभ्यता, जो जयपुर में। बनास नदी पर एक सभ्यता है गिलोंड सभ्यता, जो राजसमंद में। कांतली नदी पर सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, ये गणेश्वर है, गणेश्वर। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा अलग लिख रहा होगा, भू दिख रहा होगा आपको, भू नहीं है, गणेश्वर है ये। तो कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता है जो कहाँ पर है? सीकर में। ठीक है, इसके बाद देखी जाए कांतली नदी पर ही एक सभ्यता और है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता, जो झुंझुनू में है। तो अब देखो प्यारे साथियों, कांतली नदी पर टोटल 2 सभ्यताएं, एक गणेश्वर सभ्यता है, एक सुनारी सभ्यता है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। उसके बाद बात की जाए सावी नदी, देखो सावी नदी पर एक सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। क्या है? जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे पर है, वो जयपुर में। बेडच नदी के किनारे नगरी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ में। बेडच नदी के किनारे नगरी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ में। बेडच नदी के किनारे एक सभ्यता है बालाथल सभ्यता, जो उदयपुर में। ठीक है, तो ओवरऑल बात की जाए कि भाई बेडच नदी पर कितनी और कौन कौन सी सभ्यताएं, तो बेडच नदी पर 2 सभ्यताएं हैं, एक नगरी सभ्यता है, एक बालाथल सभ्यता है। जो नगरी सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ में, जो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में। उसके बाद बात की जाए यदि कोठारी नदी की, देखो कोठारी नदी पर एक सभ्यता है बागोर सभ्यता, जो भीलवाड़ा में। ठीक है, तो कोठारी नदी पर एक बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा में है। एक नदी है छाजा नदी, छाजा नदी पर एक सभ्यता है गढ़दड़ा नदी, गढ़दड़ा सभ्यता। ठीक है, तो ये जो गढ़दड़ा सभ्यता है वो कौन सी नदी पर है? छाजा नदी पर है और बूंदी में। कौन से ज़िले में? बूंदी में। रूपारेल नदी एक, तो इस रूपारेल नदी पर एक सभ्यता है नोहे सभ्यता, जो कि भरतपुर में। लोनी नदी पर एक सभ्यता है
तिलवाड़ा सभ्यता जो बाड़मेर में, ठीक है। तो रूपारेल नदी पर नोह सभ्यता भरतपुर में, लूनी नदी पर तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में। इसी के साथ बात की जाए आगे। देखो, राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं, केवल चंबल व माही ही वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। यदि राजस्थान की बात की जाए तो भाई साहब पूरे राजस्थान में जो अधिकांश नदियां हैं वो कैसी हैं? बरसाती नदियां। बरसाती नदियों का मतलब होता है कि ये नदियां केवल बरसात के टाइम में ही बहती हैं। इनमें जो जल होता है वो बरसात के पानी से ही आता है। मोस्टली नदियाँ जब बरसात का मौसम होता है तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहती हैं, बहुत सारी बार इनमें बाढ़ आ जाती है, और जब बरसात नहीं होती तो ये नदियाँ सूखी भी रह जाती हैं। लेकिन चंबल और माही दो ऐसी नदियाँ हैं जो कैसी हैं? वर्ष भर बहने वाली है। इन पर बरसात का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि चलो बरसात नहीं बरसी तो ये नदियाँ बहना बंद कर देंगी। तो ये कैसी हैं? वर्ष भर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। अब देखो भाई, एक बहुत प्यारी बात है, जब मैंने अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय क्षेत्र पढ़ाया था, जो राजस्थान का 4 भौतिक प्रदेशों में से एक भौतिक प्रदेश है, वहाँ पर मैंने बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के महान जल विभाजक का कार्य करती है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत के महान जल विभाजक का कार्य करती है, मतलब भारत में महान जल विभाजक के रूप में काम करती है, ठीक है। प्रदेश की अपवाह प्रणाली या नदियों को 2 भागों में विभाजित कर दी है, और जो ये अरावली पर्वतमाला है ये प्रदेश की जो अपवाह प्रणाली है, प्रदेश की जो नदियां हैं, इन नदियों को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की महान जल विभाजक कौन किसको बोलते हैं, तो वो अरावली पर्वतमाला है। इसे राजस्थान की नहीं, ठीक है। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान की जो अपवा प्रणाली है या जो राजस्थान की जो नदियां हैं उनको 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। 2 भागों में कैसे? कि एक साइड तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, दूसरी साइड अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ, आप ये समझ नहीं पा रहे होगे कैसे क्या होगा। देखो, ये हमारे क्या है, अपना एक सपनों का राजस्थान है, ठीक है। और इस सपनों की राजस्थान में मैंने जब बताया था आपको कि इस तरीके से ये हमारी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है। अब इसका जो ये वाला भाग है, यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, मतलब अरावली पर्वतमाला के पूर्व में से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, सारी सारी क्या करती हैं? अपना जल किसी ना किसी रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आगे चलकर जब आप भारत का मानचित्र देखोगे इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत का मानचित्र सपनों का। तो इस सपनों के भारत के मानचित्र में ध्यान रखना, ये इस साइड तो क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और ये इस साइड क्या है, अरब सागर है, जिसमें लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये तो अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो होता क्या है, और ये हमारी एक सपनों की क्या है, यहाँ पर ही बना देते हैं, यहाँ पर हमारे सपनों की अरावली पर्वतमाला इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है। तो और ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो इसमें इस अरावली पर्वतमाला के इस साइड से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, अपना जल ले जाकर किस में गिरती हैं, इस बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से जितनी भी नदियाँ निकलती है, यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलेंगी, ये समस्त नदियाँ क्या करेंगी, अपना जल किसी न किसी रूप से ले जाकर इस अरब सागर में गिरेंगी। किस में गिरेंगी? इस अरब सागर में गिरेंगी। तो इस आधार पर क्या किया गया कि जो अरावली पर्वतमाला एक महान विभाजक के रूप में काम करती है, और ये जो भारत की नदियाँ हैं, जो अपवा प्रणाली है, उसको 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। राजस्थान की अपवा प्रणाली, राजस्थान की अपवा प्रणाली को प्रवाह के आधार पर, किसके आधार पर? प्रवाह के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया कि राजस्थान की जो अपवा प्रणाली है, इस अपवा प्रणाली को प्रवाह के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। एक होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तीसरा होता है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, ठीक है। तो राजस्थान की अपवा प्रणाली को
प्रवाह के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, दूसरी होती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरा होता है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अभी देखो, इसके बारे में मैंने अभी बता दिया कि जो नदियाँ अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कहते हैं। जो नदियाँ अपना जल ले जाकर अरब सागर में गिरती हैं उन्हें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कहते हैं। और लास्ट बचता है सबसे मेन बात कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। ये क्या होता है? आंतरिक प्रवाह वाली नदी ये क्या होती हैं भाई साहब? ये वो नदियाँ होती हैं जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती, ना अरब सागर में गिरती, और ना ही किसी अन्य सहायक नदी में मिलती। ये क्या करती हैं? ये कुछ भी कारणवश रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रास्ते में ख़त्म हो जाती हैं। हो सकता है कि ये नदियाँ वर्षावाहिनी हो, वर्षावाहिनी हो। वर्षावाहिनी का मतलब होता है कि जब बरसात आती हो और बरसात का पानी आता है इन नदियों में आ जाता है, जैसे बरसात ख़त्म होती है धीरे धीरे इनका पानी सूख जाता है और ये नदियाँ समाप्त हो जाती हैं। हो सकता है ये नदियाँ आगे चलकर किसी भी रेतीले भूभाग में विलुप्त होती हों। हो सकता है इन नदियों में जो जल है उसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता हो, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सिंचाई में, किसी भी रूप से इसका अधिक उपयोग किया जाता हो, जिससे इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है और फिर ये नदी विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह वो होता है कि जिसमें नदी ना तो किसी अन्य नदी की सहायक नदी के रूप में काम करती, ना ही वो नदी किसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती। मतलब मेन बात तो ये होती है कि भाई साहब ये नदियाँ होती हैं अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में डालती, ना अरब सागर में डालती। सबसे मेन बात ही है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखो, ये अफवाह तंत्र दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री के द्वारा अलग किए जाते हैं। और ये जो अफवाह तंत्र है वो दिल्ली कटक के द्वारा, अरावली के द्वारा और सह्याद्री के द्वारा अलग किया जाता है। जल विभाजक को एक डॉट रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जो जल विभाजक है उसको एक डॉटेड रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। डॉटेड का मतलब होता है इस तरीके से, ऐसे डॉट डॉट, इस तरीके से डॉट डॉट। ठीक है, तो जो जल विभाजक रेखा होती है उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? एक डॉटेड रेखा के द्वारा दिखाया जाता है, ऐसे डॉट डॉट वाली रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसको हम देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में क्या सिस्टम होने वाला है, क्या सिस्टम है। देखो, अब भी मैंने आपको बताया था कि जो जल विभाजक रेखा होती है उसको डॉटेड रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये डॉटेड रेखा है जिसको हमने डॉट डॉट करके दिखाया गया है। तो ये क्या है? जल विभाजक रेखा है जिसको हम अरावली पर्वतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? चंबल नदी है। इसके बारे में हम आगे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ। इसकी एक सहायक नदी काली सिंध है, एक पार्वती है, इस साइड से इसमें बाणगंगा मिल रही है, ये इसमें बनास नदी मिल रही है, बनास नदी में ये मोरेल नदी मिल रही है, ये खारी मिल रही है, ये कोठारी मिल रही है, ये बेड़च मिल रही है। वहीं एक बामनी नदी है जो चंबल नदी में मिल रही है। तो ये सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां ये क्या करती हैं? अपना जल किस में उड़ेलती हैं? चंबल नदी में। ठीक है, ये जो नदियां हैं जैसे खारी है, मोरेल है, कोठारी है, बेड़च है, बामनी है, बनास है, पार्वती है, काली सिंध है, ये समस्त नदियां अपना जल ले जाकर चंबल नदी में डालती हैं। और चंबल नदी क्या करती है? इस नदी को यूपी में यमुना नदी से जुड़ती है। ये चंबल नदी क्या करती है? यमुना के यूपी में, यमुना में, यूपी में एक स्थान है इटावा। कौन सा है? इटावा। और उस इटावा नामक स्थान पर चंबल नदी क्या करती है? जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और भाई फिर यमुना नदी क्या करती है? अपने जल को ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डालती है। किसमें? बंगाल की खाड़ी में डालती है। यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना अपना जल ले जाकर गंगा नदी में डालती है, फिर गंगा नदी ले जाकर अपना जल किस में डालती है? बंगाल की खाड़ी में डालती है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझना। चंबल नदी है, इसमें ये काली सिंध, पार्वती, बामनी, बनास, बाणगंगा, ये सारी नदियाँ ने क्या किया? अपना जल डाला। फिर चंबल नदी आगे चलती गई और यूपी के इटावा में पहुँची। और यूपी के इटावा में पहुँचकर यह क्या करती है? उस यमुना नदी में अपना जल डालती है।
यमुना नदी थोड़ा आगे चलकर क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी क्या करती है, इस जल को ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो इस तरीके से जो ये चंबल नदी तंत्र है, इसका जो समस्त जल है वो कहाँ पर जाके गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है ना, तो ये हुआ पूरा सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। चंबल है, बनास है, कोठारी है, काली सिंध है, बाणगंगा है, पार्वती है, परवन है, बामनी है, चाखन है, गंभीरी है, कुंगनू है, मेज है, मानसी है, बांडी है और बेडच। ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामनी, चाखन, गंभीरी, कुंगनू, मेज, मानसी, बांडी और बेडच। ये सारी नदियाँ क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई एक एक करके सारी नदियों के बारे में, बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज हमारी जो चंबल नदी है वो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी है। राजस्थान की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदियों में शामिल है ये। ठीक है, और यदि क्वेश्चनों की बात की जाए तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चंबल नदी से ही। ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन तो कहीं से बन सकते हैं। अब हम देखते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, इसके उपनाम की बात की जाए, उपनाम का मतलब होता है इसका दूसरा नाम। चंबल नदी को कामधेनु भी कहते हैं, चंबल नदी को चर्णवती भी बोलते हैं, और जो चर्णवती है वो चंबल नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, चंबल को कामधेनु नदी भी कहते हैं, चर्णवती नदी भी कहते हैं। चंबल नदी को प्राचीन समय में चर्णवती बोलते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उद्गम की बात की जाए कि भाई चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल के जानापाओ की पहाड़ी में महू नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकल रही है, राज्य मध्य प्रदेश, पर्वत विंध्याचल, उस पर्वत की एक पहाड़ी है जानापाओ। ठीक है, जो कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारी एक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। ठीक है, इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल पर, किस पर, उत्तरी ढाल पर एक पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, जिसका नाम है जानापाओ। ठीक है, और इस जानापाओ पहाड़ी में एक स्थान है जिसका नाम है महू नामक स्थान। यहाँ पर एक महू नामक स्थान जो मानपुर के निकट है, किसके है, मानपुर के निकट है। ठीक है, और यहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे, ये जो मानपुर या जो महू नामक स्थान है ये इंदौर ज़िले में, मध्य प्रदेश का जो इंदौर ज़िला है उसमें है ये। तो यदि ज़िले के हिसाब से पूछे तो चंबल नदी इंदौर से निकलती है, और यदि पर्वत से पूछे तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, वो भी विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से। पहाड़ी पूछे तो जानापाओ पहाड़ी है, और यदि स्थान पूछे तो महू नामक स्थान है जो मानपुर के निकट है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। अब देखो भाई, अब ये नदी क्या करती है, ये नदी क्या करती है भाई साहब, इस तरीके से हमारा राजस्थान है, ये महू नामक स्थान है जो किस में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और ये हमारा यूपी है, ये हमारा यूपी है। ठीक है, मान रहे हम ये हमारा यूपी है। तो ये नदी क्या करती है, यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, इस मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है, राजस्थान में इस तरीके से चलती हुई यूपी के ये इटावा स्थान है जहाँ पर ये यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, तो जो यमुना चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी इन 3 राज्यों में बहती है, और बाद में जाकर यमुना नदी में मिलती है जो यूपी के इटावा में। ठीक है,
उसके बाद बात की जाए, देखो यदि राजस्थान के ज़िलों की बात की जाए कि ये राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों से बहती है, ये भी देखो भाई साहब मैं बताता हूँ, सारी बातें बताऊँगा, बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा। देखो इस जाना पाओ पहाड़ी में जो ये महू नामक स्थान है जो मैंने अभी बताया था जिसके बारे में, इसका पूरा नाम है बांचू पॉइंट महू। बांचू पॉइंट महू, ये भी ध्यान में रखना, कभी पेपर में आ जाए कि बांचू पॉइंट क्या है तो ध्यान रखना महू ही है बांचू पॉइंट। तो यहाँ से क्या हुआ, ये विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल पर जाना पाहो पहाड़ी का एक स्थान है बांचू पॉइंट, ये रहा बांचू पॉइंट, ठीक है। और इस बांचू पॉइंट से क्या हुआ, ये चंबल नदी निकली और मध्य प्रदेश में चली है, ठीक है। मध्य प्रदेश में चली, यहाँ पर राजस्थान की सीमा आई, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की सीमा है और इस स्थान पर क्या हुआ, इस स्थान से राजस्थान की सीमा में, इस स्थान से ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है, यहाँ से, ये बिंदी बन रही है ना, इस बिंदी से ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और इस बिंदी, ये जो ये बिंदी है कौन सी जगह पर है, 84गढ़ पर है। एक 84गढ़ का किला भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो इस 84गढ़ के किले से ये कहाँ पर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये 84गढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, 84गढ़ से करती है जो चित्तौड़गढ़ में। तो कहाँ कहाँ पर भाई, ये चित्तौड़गढ़ में भाई, चित्तौड़गढ़ के आगे कोटा में बहती है, कोटा के आगे बूंदी में बहती है, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के बाद करौली में, करौली के बाद धौलपुर में। ये टोटल 6 ज़िले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, जिनमें ये राजस्थान में बहती है, ठीक है। उसके बाद ये यूपी के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ध्यान में रखना, इनको आपको क्रम से भी याद करना है, क्योंकि पेपर में क्रम से भी पूछ लेता है वो कि चंबल नदी कौन कौन से ज़िलों से बहती है, उन्हें क्रम से व्यवस्थित करो। चंबल नदी राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में बहती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो वो किसी भी तरीके से व्यवस्थित कराएं, हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश के बाद जो चंबल नदी है वो 84गढ़ से चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर कोटा में बहती है, फिर बूंदी में बहती है, फिर सवाई माधोपुर में, फिर करौली में, फिर धौलपुर में, और लास्ट में धौलपुर से वो यूपी में एंट्री करती है और फिर इटावा नामक स्थान पर वो यमुना में मिलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये और पढ़ लेते हैं। देखो जो चंबल नदी वो 12मासी नदी है या नित्यवाही नदी है। 12मासी का मतलब होता है 12 के 12 महीने बहती है, ये मतलब सदैव बहती रहती है, इसलिए इसे नित्यवाही नदी भी बोलते हैं, रोजाना बहने वाली नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बरसात का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि चलो ये बरसात के टाइम में बहेगी। अब यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए प्यारे साथियों कि भाई साहब चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो देखो इस लंबाई के संबंध में कुछ अलग अलग कन्फ्यूज है। कुछ बुकों में 1051 किलोमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमें याद नहीं रखना। चंबल नदी की जो रियल लंबाई है वो है मेरे प्यारे साथियों कितनी, 966 किलोमीटर। तो जो चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई की बात की जाए तो 135 किलोमीटर। अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ राजस्थान का, फिर मैं बताता हूँ चंबल नदी कैसे क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा। और भाई साहब ये क्या हुआ, चंबल नदी यहाँ से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करी, उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है, उसके बाद कोटा बूंदी होते हुई यहाँ सवाई माधोपुर में आई, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, सवाई माधोपुर चालू हुआ, फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली होते हुए ये कहाँ पर पहुँच गई, उत्तर प्रदेश में पहुँच गई, ठीक है। तो राजस्थान में कुल सीमा की बात की जाए कि चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो प्यारे साथियों इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, केवल ये वाली है, ठीक है। राजस्थान में देखो मैं बताऊंगा आपको, चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई केवल इतनी है, क्योंकि जो ये वाली सीमा है इसकी, जो ये वाली लंबाई है ये तो कहाँ पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर है। जो ये वाली
चंबल नदी है जो यहाँ पर बह रही है चंबल, वो तो क्या कर रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर बह रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बह रही है। तो इसलिए ये केवल राजस्थान में तो बह नहीं रही। तो राजस्थान में कुल चंबल नदी की लंबाई केवल ये वाला एरिया है जो कितना है, 135 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है 241 किलोमीटर, और जो ये सीमा की लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये कितनी है, 241 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये वाली सीमा, जो ये वाली लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर, जो केवल राजस्थान में बहती है। जो ये वाली सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, 241 किलोमीटर, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, राजस्थान में चंबल नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए कि कुल प्रवाह लंबाई, सॉरी क्षेत्र नहीं है, लंबाई है, प्रवाह लंबाई की बात की जाए तो वो है भाई साहब 135 तो ये हो गया और 241 ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 300 क्षेत्र आएगा। तो राजस्थान में चंबल नदी का कुल प्रवाह लंबाई कितनी है, तो वो है 376 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में कुल लंबाई, यहाँ पर केवल राजस्थान भी आ सकता है कि चंबल नदी की केवल राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है, तो 135 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो अंतर्राज्य सीमा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो अंतर्राज्य सीमा है, उसके ऊपर चंबल नदी कितनी किलोमीटर बहती है, तो वो बहती है 241 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करें अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से, राजस्थान में सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। अपवाद क्षेत्र की बात की जाए तो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। अब यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर ये कुछ बांध बने हुए हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। देखो, जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी है, इसके ऊपर टोटल 4 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। मैं बताता हूँ सारा का सारा। देखो, ये जाना पाओ की पहाड़ी में मऊ नामक स्थान से निकली। ठीक है, निकलते हुए क्या हुआ, निकलते हुए भाई साहब थोड़ी सी आगे चलकर ये एक बांध बनाती है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर, जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और उसके तुरंत बाद, गांधी सागर बांध के तुरंत बाद ये क्या करती है, राजस्थान में एंट्री करती है 84गढ़ से, जो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब 84गढ़ से थोड़ा सा आगे ही, 84गढ़ से थोड़ा सा आगे ही एक बांध बना दिया गया जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, ये भी चित्तौड़गढ़ में। फिर इससे थोड़ा सा आगे फिर एक बांध बना दिया गया कोटा में, जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। फिर उसके आगे फिर एक बांध बना दिया गया कोटा बैराज। तो कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध दोनों के दोनों कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, और ये चारों के चारों बांध कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। ठीक है, तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताना, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।